प्रदेश सरकार ने एचएससी के ग्रुप डी के 7,596 पदों की भर्ती में ऐसी वर्गीकरण आरक्षण किया लागू। वंचित और अन्य अनुसूचित जातियों के लिए कुल 1209 पद रहेंगे आरक्षित। ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य और पराक्रम को देश कर रहा है सलाम। देश प्रदेश में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा में प्रेम और एकता की भावना से लोग हुए सराबोर। पुलिस ने पानीपत से जासूसी के आरोप में एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। यूपी के कैराना वासी संदिग्ध पर सुरक्षा से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान से साझा करने का है आरोप। और भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत छठी इकाई स्थापित करने को मिली केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। यूपी के जेवर में लगने वाली यूनिट प्रति माह बनाएगी 3 करोड़ 60 लाख डिस्प्ले चिप। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के अपने वायदे को पूरा करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। इस कड़ी में हरियाणा सरकार ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से ग्रुप डी के 7,596 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। यह पहल न केवल रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी बल्कि सामाजिक समावेशिता और निष्पक्षता को भी सुनिश्चित करेगी। इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कोर का उपयोग किया जाएगा। यह पारदर्शी और मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगा। प्रदेश के इतिहास में पहली बार ग्रुप डी भर्ती में वंचित अनुसूचित जातियों के लिए 605 पद और अन्य अनुसूचित जातियों के लिए 604 पद आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा BCA कैटेगरी, BCB, EWS, PH, ESP, ESM आदि वर्गों के लिए भी आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया है। यह कदम अंतर्विशिष्ट असमानताओं को दूर करने और आरक्षण लाभों के निष्पक्ष वितरण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। केंद्र और हरियाणा सरकार का साझा लक्ष्य समाज के सबसे वंचित वर्ग के उत्थान को प्राथमिकता देना है। यह भर्ती प्रक्रिया समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े समुदायों को उनका हक दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के उल्लेखनीय सफल प्रतिक्रिया के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और समर्पण की सराहना की। देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज इस यात्रा का दूसरा दिन है। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य सशस्त्र बलों का सम्मान करना है और राष्ट्र प्रेम और एकता का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। यह यात्रा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर आयोजित की जा रही है। इसमें सैन्य बलों के सम्मान में विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। भारतीय सशस्त्र बलों ने 6 और 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। लगभग 23 मिनट तक चले इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। भारतीय सैन्य बल की सफल कार्यवाही और उनके शौर्य और पराक्रम को सलाम करने के लिए तिरंगा यात्रा में लोग जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। यह तिरंगा यात्रा 23 मई तक आयोजित की जाएगी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के जश्न के चलते देश भर के रेलवे स्टेशनों को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर तस्वीरें साझा की और इनकी झलक दिखाई। यह अभियान देश की इच्छा शक्ति और सेना के पराक्रम को समर्पित है। ऑपरेशन सिंदूर के संकल्प को सलाम करते हुए माता वैष्णो देवी, कटरा स्टेशन, कामाख्या जंक्शन, जम्मू तवी स्टेशन, जोधपुर, बीकानेर और सवाई माधोपुर जंक्शन सहित अन्य स्टेशन तिरंगे की रोशनी से नहाए हुए नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के जश्न में अंबाला में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सांसद रेखा शर्मा और पूर्व मंत्री असीम गोयल सहित लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान रेखा शर्मा ने कहा कि अगर पाकिस्तान अब ऐसी कोई हरकत करेगा तो भारतीय सेना उसे छोड़ेगी नहीं। शहर के जगाधरी गेट से शुरू हुई इस यात्रा का समापन शौर्य चौक पर किया गया, जहां सांसद रेखा शर्मा और सभी लोगों ने शौर्य चक्र को नमन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पाकिस्तान को भारतीय सेना ने जवाब दिया है वो
काबिले तारीफ है। उन्होंने वीर जवानों को नमन करते हुए कहा कि भारतीय सेना किसी से कम नहीं है। भारतीय सेना ने यह साफ कर दिया है कि अगर अब पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो भारतीय सेना पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देगी। वहीं इस मौके पर पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कहा कि पाकिस्तान को जिस प्रकार भारतीय सेना ने सबक सिखाया है वह बहुत ही सटीक है। सारी सेना को याद किया, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी हो। जिस तरह पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए हमारी सेना ने, जिस प्रकार उनको हार का मुंह देखना पड़ा, जिन्होंने हमारे 26 लोगों को मारा था, हमने उनके कई 100 आदमी, चाहे वो सेना के हो, आतंकवादी हो, ये भारतीय सेना का आतंकवाद के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब था। पूरे भारतीय को, सेनाओं को मैं सैल्यूट करता हूं और हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि टेररिज्म और ट्रेड इकट्ठा नहीं चलेगा, टेररिज्म और ताज इकट्ठा नहीं चलेगा, टेररिज्म और टूरिज्म इकट्ठा नहीं चलेगा। अब बात होगी केवल पीओके के ऊपर होगी, बात होगी टेररिज्म के ऊपर होगी। भारत किसी भी सूरत में झुकने वाला नहीं। वहीं स्थानीय लोगों ने भी तिरंगा यात्रा में भारी उत्साह दिखाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह कदम सराहनीय है। पीएम ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत का आतंकवाद के खिलाफ रवैया कितना सख्त है। हम इस तिरंगा यात्रा में इस करके शामिल हो रहे हैं क्योंकि हमें अपने देश की सेना पे, अपने देश पर और अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा है। और ये सीन देख करके पूरा जो हमारी फौज का, हमारा मन गदगद है और हम खुश हैं और हम पूर्ण रूप से अपनी सेना के साथ खड़े हैं। ये फौजियों, हमारे भारत के सैनिकों का बहुत बड़ा शौर्य है, जो कि दिन रात ही भारतीय माँ की सेवा करते रहते हैं और उनका सदैव प्रयास रहता है कि हम अपने देश की रक्षा करें। अपने जान की परवाह न करते हुए इन्होंने पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया है, वो इस तरह मुंह उम्मीद नहीं करेंगे। अब हमारी सेनाएं जो है पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तानियों को मारा और उसके घुटनों पे आ गया पाकिस्तान। और उस उपलक्ष्य में, उस जीत की उपलक्ष्य में आज ये तिरंगा यात्रा पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है। और आज हम बाला शहर में हम भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की विजय के उपलक्ष्य में आज कैथल में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें कैथल के आम लोगों के साथ स्कूल के अध्यापकों और छात्रों ने भारतीय सेना की साहसिक कार्यवाही के लिए प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे भारतवासियों का गर्व से सर ऊंचा हुआ है। कैथल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एनसीसी के कैडेट्स ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता के जयकारों के साथ वीर जवान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल रविंदर शर्मा ने कहा कि भारत की सेना की बहादुरी का डंका आज पूरे विश्व में बज रहा है। भारत के वीर सैनिकों जज्बा और बहादुरी को देखकर आज भारत का हर युवा देश की सेना में जाने को तैयार है। सेना के द्वारा सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया। उस सिंदूर ऑपरेशन के अंदर जो सेना ने कार्य किया बड़ा ही प्रशंसनीय और सराहनीय रहा। उनकी शौर्य गाथा को मैं नमन करता हूं। जो कुछ भी इन्होंने कर्तव्य दिखाया, 4 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, उसको लेकर के देशवासियों का जज्बा और बढ़ा। यहाँ तक मैं अपने विद्यार्थियों के स्कूल में पढ़ने वाले शिक्षार्थियों की बात कर रहा हूँ, उन बच्चों के अंदर भी देश के प्रति भावना जागृत हुई और उनका ये उत्साह हो गया कि जैसे हम सभी जो है सेना में जाकर के अपने देश की सुरक्षा के लिए लड़े। तो वहीं यात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि पहलगाम में हमला कर निर्दोष सेनानियों की हत्या का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला करके उन्हें नष्ट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में एक भारतवासियों और भारत की सेना पर गर्व करता हूं। भारत की नभ सेना विशेष तौर पर जिन्होंने कार्य किया, जल सेना और थल सेना, तीनों ने मिलकर जो सिंदूर ऑपरेशन चलाया और दुश्मन को ये दिखाया कि हमारे पास कितनी शक्ति है और भारतीयों के अंदर कितनी भारतीयता है। अपने देश के लिए वो कहां तक कुर्बानी दे सकते हैं अपने देश को बचाने के लिए। और जो ये कार्य हमारी सेना ने किया है, पूरे भारतवर्ष का सर गर्व से विश्व के अंदर ऊंचा हो गया है। पाकिस्तान के अंदर जो 9 आतंकी सेंटर थे उनके ऊपर हमला करके दिखा दिया कि हमारी जो सेना है और सेना का जो पराक्रम है, इसमें चाहे नौसेना थी, थल सेना थी, तीनों सेनाओं ने मिलकर जो अपना पराक्रम दिखाया, हमें उसके ऊपर बहुत गर्व है। हम उनका अति धन्य, जितना मतलब उनका धन्यवाद करें उतना कम है।
उधर पंचकुला में कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने देश की सेना को सलाम किया। यात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि सेना की इस बहादुरी से सभी भारतीयों का सीना चौड़ा हो रहा है और उनका सर गर्व से ऊंचा हो गया है। किसी भी आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब हमारी सेनाएं पूरी तरह से तैयार है। ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते और आतंकवाद का अगर कोई भी होगा तो हम अंदर जाकर घुस के मारेंगे। और इसी से जो हमारे सैनिकों ने, हमारी नेवी ने, हमारी थल सेना ने, वायु सेना ने जो करके दिखाया और दुनिया की सबसे ताकतवर सेना उसने करके उसके घर में घुस के और पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर 90 घंटे के अंदर ऐसा कर दिया कि वो आगे और भी सोचेगा कि कभी के साथ पंगा ले। बिल्कुल सबक मिलेगा और कोई भी आतंकवादी संगठन और आतंकवादी संस्था कोई भी यदि काम कर रही है तो भारत की तरफ देखने से पहले वो 4 बार सोचेगी, क्योंकि एक मजबूत सशस्त्र राष्ट्र की नींव है भारत आज के दिन, और कोई भी विदेशी ताकत हमारे अगेंस्ट नहीं देख सकता, ना सोच सकता। हम बधाई देते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये बेड़ा उठाया और आतंकवादियों का पुरजोर सफाया किया। वो हर एक में जोश है, सारे ने इंडिया ने जो काम किया है अपने देश को बचाने के लिए, उससे सारे लोगों का सीना गदगद हो रखा है और सारे जोश में इसी उपलक्ष्य में सारे तिरंगा को हाथ में लेके अपनी वो सक्सेसफुल ऑपरेशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डिफेंस कॉम्बैट हिस्ट्री, और ये बहुत सक्सेसफुल है और डिफेंस फोर्सेज हैव मेड अस ऑल फील प्राउड। सीमा सुरक्षा बल के एक जवान पूर्णम कुमार शाह आज सुबह भारत लौट चुके हैं। 23 अप्रैल को पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने के बाद पूर्णम कुमार शाह को पाकिस्तानी रेंजरों ने गिरफ्तार कर लिया था। सीमा सुरक्षा बल के सूत्रों ने उनकी वापसी की पुष्टि की। सूत्रों ने कहा कि उन्हें अमृतसर के अटारी संयुक्त सीमा चौकी के जरिए सुपुर्द किया गया है। उन्हें सौंपने का काम शांतिपूर्ण और स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार किया गया है। गिरफ्तार किए जाने के दौरान वे सीमा बाढ़ के निकट काम कर रहे किसानों की रक्षा करने वाली टीम का हिस्सा थे और ब्यूरो की प्रतीक्षा है। पानीपत से हरियाणा पुलिस ने पाकिस्तानी जासूस पकड़ा है। वह पाकिस्तानी के संदिग्ध आतंकी इकबाल के संपर्क में था। उसे व्हाट्सएप व अन्य सोशल मीडिया ऐप के जरिए भारत की खुफिया जानकारियां भेज रहा था। पुलिस ने उसके नंबर से हो रही संदिग्ध गतिविधि को ट्रेस करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती जांच में पता चला कि पकड़ा गया जासूस नोमान इलाही मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कैराना का रहने वाला है। यहाँ पर यह एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगा राम पूनिया, जिनके पास पानीपत का भी चार्ज है, उन्होंने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि शुरुआती जांच में जासूसी के आरोप सही मिले हैं। उसका पाकिस्तान के कुछ लोगों से संपर्क है, जिन्हें वह संवेदनशील और महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा कर रहा था। इसके आतंकियों से संबंध होने को लेकर भी उन्होंने कहा कि इसकी भी उन्हें जानकारी मिली है। उस इनपुट पे कार्रवाई करते हुए इस संबंध में साक्ष्य एकत्रित करके पानीपत में अस्थायी रूप से अभी रह रहे एक नोमान इलाही नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में थाना इंडस्ट्रियल एरिया पानीपत में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आरोपी को आज न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां से पुलिस रिमांड हेतु अलग से माननीय न्यायालय को आवेदन दिया जाएगा। आरोप यह है कि ये व्यक्ति पाकिस्तानी कुछ व्यक्ति के साथ संपर्क में था और उनको संवेदनशील सूचनाएं मुहैया करवाता था। ये व्यक्ति मूलतः कैराना का रहने वाला है और वर्तमान में पानीपत में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे नौकरी कर रहा था। कल पानीपत से ही इसको गिरफ्तार किया गया है। अभी पूछताछ जारी है। हमारे जो एरिया में शांति का माहौल है, यदि कोई भी फिर भी आपको कोई संदिग्ध गतिविधि या कोई संदिग्ध व्यक्ति के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो अपने जिला प्रशासन को जरूर इन्फॉर्मेशन दे। किसी प्रकार की अफवाह पर विश्वास ना करें। जिला प्रशासन के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन या पुलिस प्रशासन की ओर से जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है उसको ही विश्वसनीय माने। वहीं पानीपत के डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि पुलिस के द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जो भी आउटकम होगा आपको बता देंगे। अभी इस स्टेज पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पूछताछ के बाद जो आउटकम होगा वो हम आपको अवश्य ही बताएंगे। मैंने आपको कहा कि कुछ भी नहीं अभी कह सकते, आप थोड़ा सा वेट करें, आपको खुद कॉल करके बता देंगे। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। इसी मामले में नोमान इलाही के फोन नंबर से पाकिस्तान से संपर्क होने की बात सामने आई, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर जांच की गई।
प्रदेश के गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा कि 25 मई 2025 तक मानव रहित हवाई वाहनों ड्रोन के उपयोग पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध है। उन्होंने राज्य के सभी उपायुक्तों, पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र में कहा कि यह प्रिवेंटिव बैन संभावित खतरों का मुकाबला करने और बढ़ी हुई सुरक्षा परिदृश्यों के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए एक उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा उपयोग किए जाने को छोड़कर उक्त मामले में पूरे राज्य में प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने सभी पुलिस इकाइयों और स्थानीय अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में ड्रोन की निगरानी तेज करने की सलाह दी है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध उड़ने वाली वस्तु या ड्रोन की सूचना बिना देरी किए स्थानीय पुलिस या अधिकारियों को देने का आग्रह किया है। इस प्रतिबंध के दौरान आधिकारिक सर्वेक्षण उद्देश्यों के लिए ड्रोन की आवश्यकता वाले किसी भी राज्य सरकार के विभाग को संबंधित उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से पूर्व अनुमोदन लेना होगा। उधर गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने आपदा प्रबंधन को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए हरियाणा में सिविल डिफेंस प्रणाली के व्यापक सुधार की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य प्रादेशिक या मानव निर्मित किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और समन्वित रिस्पॉन्स सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शुरुआत में जिला स्तर और उपमंडल स्तर पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स पंजीकरण शुरू कर दिए हैं। वर्तमान में प्रारंभिक तौर पर 10 जिलों में यह अभियान चलाए जा रहे हैं और जल्द ही सभी जिलों में इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाएगा। इन वॉलंटियर्स को जैकेट और वर्दी प्रदान की जाएगी ताकि आपात स्थिति में उनकी पहचान आसान हो सके। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत छठी इकाई स्थापित करने को केंद्र कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में आज यह फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश के जेवर में 3,700 करोड़ रुपए के निवेश के साथ यह इकाई स्थापित की जाएगी। यह HCL और फॉक्सकॉन का एक संयुक्त उपक्रम होगा जो मुख्यतः मोबाइल और कंप्यूटर के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप बनाने का कार्य करेगा। उन्होंने बताया कि यह इकाई 1 महीने में 3 करोड़ 60 लाख चिप बनाएगी। इस कदम से भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को गति मिलेगी और देश चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर यूनिट जो भारत का छठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा वो जेवर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, उसको अप्रूव किया है। बहुत ही एडवांस्ड यूनिट है जो कि HCL आप जानते हैं, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, जो बहुत लंबे टाइम से भारत की एक हार्डवेयर में बड़ी कंपनी रही है, वो और फॉक्सकॉन जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है, उन दोनों का जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर विल मैन्युफैक्चर डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स। ये प्लांट लगेगा, इसमें 20,000 वेफर पर मंथ की कैपेसिटी होगी और जो चिप्स इससे बन के निकलेगी उसकी कैपेसिटी है 36 मिलियन चिप्स पर मंथ, विच इज 36 मिलियन चिप्स पर मंथ का इसका रहेगा। टैलेंट डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा फोकस था इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के कंप्लीट पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे राइट फ्रॉम डे 1। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने आज देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विशेष समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। जस्टिस गवई ने न्यायमूर्ति खन्ना का स्थान लिया है जो कल सेवानिवृत्त हो गए थे। जस्टिस गवई का कार्यकाल इस साल 23 नवंबर तक रहेगा। महाराष्ट्र के अमरावती में जन्मे जस्टिस गवई को 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। मैं भूषण रामकृष्ण गवई जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से
रोहतक जिले के माजरा गांव में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब घर के बाहर ओवरफ्लो हो रही सीवर की सफाई के लिए उतरे पूर्व सैनिक महावीर और उनके 2 बेटे गैस की चपेट में आ गए और तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को सीवरेज से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए PGI-MS भिजवा दिया है। पूर्व सैनिक महावीर सिंह के घर के बाहर पिछले कई दिनों से सीवरेज जाम हो गया था। इस वजह से सीवरेज का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर आ गया। आज सुबह करीब 7 बजे सबसे पहले महावीर सिंह का बेटा लक्ष्मण सीवरेज का ढक्कन खोलने के लिए गया। सीवरेज में गैस होने के कारण वह अंदर गिर गया। उसे गिरता हुआ देखकर पिता महावीर बचाने के लिए आए तो वे भी सीवरेज के अंदर गिर गए। इसके बाद उनका दूसरा बेटा दीपक दोनों को बचाने के लिए सीवरेज में उतर गया लेकिन नहीं बचा सका। इस हादसे में तीनों की मौत हो गई। मृतक महावीर सिंह की पत्नी संतोषी देवी ने बताया कि तीसरा बेटा राजकुमार भी तीनों को बचाने के लिए सीवरेज में उतर रहा था लेकिन उसे रोक लिया गया। अपने तो ये लोग बेहोश गैस बना मैं भाई निकल ले जल्दी कर लग गई तो सब बेहोश नीचे बाप पकड़ने लगे। बाप भी बैठ गया, दूसरा बेटा पकड़, दूसरा भी पड़ गया बेहोश दोनों का बाबा बेटे पकड़े लगे। कंपनी में एक बड़ा सिगरेट की दुकान करा मोटरसाइकिल का। कितने बच्चे थे? मेरे 2 लड़के 4 लड़के। आज जी हमारे गांव में सीवर ब्लॉकेज हो रही है। माजरा गांव में भी, टैगोर कॉलोनी में भी ऐसा बुरा हाल आ रहा है। पार्षद ने आज तक आके ये भी नहीं पूछा भाई मैं बन गया धन्यवाद कर दूं। इस गांव का कोई मतलब नहीं, मतलब कोई सीवर सफाई नहीं, कोई वो नहीं, पानी की समस्या और सीवर की रोड की बोहड़ के सुमित पार्षद ने कंप्लेंट डाल ली। जब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज यहाँ 3 आदमी वो हो गए सीवर के अंदर गैस के कारण। हाँ, गैस के कारण, जो अभी PGI में है मौजूदा हालात में। हरियाणा और पंजाब के बीच जारी जल विवाद में आज पंजाब सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। इस दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को नोटिस जारी कर 20 मई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। दूसरी ओर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की होने वाली महत्वपूर्ण बैठक आज स्थगित कर दी गई है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के इंजीनियरों को शामिल होना था। इस बैठक में मई और जून महीने में छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा पर रणनीति तैयार की जाएगी। दरअसल पंजाब और हरियाणा के बीच पिछले कई दिनों से जल विवाद चल रहा है। स्थानीय लोगों और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डैम पर कर्मचारियों को हरियाणा के लिए पानी छोड़ने से रोक दिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद भाखड़ा पहुंचे और कहा था कि जब तक केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के आदेश उन्हें नहीं दिए जाते तब तक वे पानी नहीं छोड़ेंगे। अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 20 मई को होगी, जिस पर सभी पक्षों की निगाहें टिकी हुई है। हिसार मंडल के क्षेत्रीय अभिलेखागार विभाग द्वारा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 2 दिवसीय ऐतिहासिक दस्तावेजों व छायाचित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दयानंद महाविद्यालय के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य हमारे विद्यार्थियों और युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में हमारे पूर्वजों की भूमिका के बारे में बताना है। राष्ट्रीय महत्व के विषयों को भी यहाँ पर उभारने का प्रयास किया गया है। डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि 1857 से लेकर 1947 तक देश की आजादी की विकास यात्रा है। इसे चित्रों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। चित्रों की भाषा शब्दों की तुलना में ज्यादा प्रभावित होती है। उन्होंने आगे कहा कि हिसार और आसपास के इलाके के ऐतिहासिक स्थलों को हमने जोड़ने का प्रयास किया है। जहां क्षेत्रीय इतिहास को महत्व दिया है और हिसार के बारे में भी विशेष तौर पर, क्योंकि इस स्थानीय स्तर पर हम जुड़े हुए हैं, उसको दिखाने का प्रयास किया है। वहीं राष्ट्रीय जो महत्व के विषय हैं उनको भी यहाँ पर उभारने का प्रयास किया गया है। 1857 से लेकर 1947 तक जो देश की आज़ादी की विकास यात्रा है उसको हमने दिखाने का प्रयास किया। ये भी यहाँ पर रहा कि सुभाष चंद्र बोस हिसार में 28 नवंबर 1938 को आए थे, 29 को वो गए। वो कहाँ कहाँ गए, किस किस तरह के इस तरह के दस्तावेज और उस समय का अखबार ग्राम सेवक उनके बारे में क्या बताता है वो दिखाने का प्रयास किया है। जो हिसार और आसपास के इलाके के ऐतिहासिक स्थल हैं उनके बारे में भी लोग संक्षेप में जानकारी ले सकें।
वहीं प्रदर्शनी में पहुंचे छात्राओं ने कहा कि यहां उन्हें इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने व सीखने को मिला है। देश की आजादी में जितना योगदान पुरुषों का रहा है, उतना ही योगदान महिलाओं का भी है। हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान पर गर्व है। मुझे यहाँ पे स्पेशली ये पता चला कि हमारी महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर योगदान दिया था। हमारे देश आज़ादी के लिए उन्होंने भी अपनी त्याग दे दी थी। तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगी कि हमारी आज़ादी के लिए महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर योगदान दिया। स्वतंत्रता के टाइम किन समस्याओं से गुजरे हैं लोग, और वो आज़ादी जो हमें इतनी कठिनाइयों के साथ मिली है, जिसको हम ऐसे ही फिजूल में गवा रहे हैं, वो ना गवाए। स्पेशली हमारी जो भारतीय पीढ़ी जो आगे बढ़ रही है, उन्हें सिखाना और समझाना दोनों ही बेहद ज़रूरी है, ताकि बच्चे उन आज़ादी को समझें और कितनी कठिनाइयों से हमें चीज़ें मिली है उनकी वैल्यू हम करें। स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आज पढ़ा, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया, हमारे देश इतिहास के लिए मुझे बहुत गर्व है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैंने इन सब के बारे में पढ़ा। हरियाणा सरकार ने सेवा वितरण में सुधार, समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने और अनुबंध कर्मियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति नीति 2022 में कई संशोधन किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा कल इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है। इस नीति का उद्देश्य न केवल लोगों को सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया को मजबूत करने का, बल्कि सहायक प्रकृति की गतिविधियों या सेवाओं के लिए जनशक्ति को नियोजित करना भी है। साथ ही इस नीति का उद्देश्य सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र को गुणवत्ता परक और कुशल जनशक्ति प्रदान करना और उद्यमिता के माध्यम से स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना भी है। इन संशोधनों में भुगतान समय सीमा से लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रमों, आयु मानदंडों और अनुकंपा नियुक्ति तक विभिन्न पहलुओं का समावेश किया गया है। अनुबंध कर्मियों के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नीति में अनिवार्य किया गया है कि मांग करने वाले संगठन में तैनात जनशक्ति के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम को समय पर भुगतान करे। यदि महीने की 7 तारीख तक वेतन वितरित नहीं किया जाता है तो वे HKRNL पर तैनात कार्यबल को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अतिरिक्त भुगतान करते समय संगठनों को स्रोत पर कटौती के लिए GST और आयकर अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। HKRNL अब अचयनित उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और कौशल कार्यक्रमों की व्यवस्था करेगा, ताकि उन्हें उनकी निर्धारित भूमिकाओं के लिए तैयार किया जा सके। इसके अलावा इस नीति में पंजीकृत उम्मीदवारों को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित उद्यमिता कार्यक्रमों से जोड़कर उद्यमिता को प्रोत्साहित किया गया है, जिससे स्वरोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के 12वीं कक्षा के घोषित परिणाम में कैथल जिले के गांव सिव माजरा के सरकारी स्कूल के विद्यार्थी अर्पणदीप सिंह ने 500 में से 497 अंक लेकर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सिव माजरा के सरकारी स्कूल और पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर विद्यार्थी अर्पणदीप सिंह ने कहा कि आज वह हरियाणा में प्रथम स्थान हासिल करके बहुत खुश है और यह सब उस माता पिता और अध्यापकों के आशीर्वाद से संभव हुआ है। उसने पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करके यह मुकाम हासिल किया है। स्टेट च फर्स्ट आए, बहुत खुशी होंदी, वधिया लगन दे पढ़ाई की, टीचर्स ने हेल्प की, हर तरह से पेरेंट्स ने हेल्प की ते अचीव होया है। हां जी, मेहनत करांगे फल ते आपी कदी ना कदी ते मिल ही जाएगा। इमीडिएटली नहीं ते थोड़े टाइम बाद वेस्ट नहीं जाती मेहनत। एक बार तो जो स्कूल च हुंदा है उस तो बाद घर जाके वही रिवाइज करना है। लास्ट दे विच एक दो पूरा सिलेबस दी रिवीजन बहुत सी। टीचर्स ने बहुत वधिया पढ़ाया है, हर टाइम मोटिवेट करते रहे, कोई डाउट हुंदा ही वो सॉल्व कर दें। इस मौके पर अर्पणदीप सिंह के पिता यादविंदर सिंह और माता रमनदीप कौर ने कहा कि आज हम बहुत खुश हैं और हमारे बेटे ने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। वह हमेशा पढ़ाई में लगा रहता था और उसके मन में आगे बढ़ने की इच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हो रही है सर, बच्चे की मेहनत का फल मिल गया। बचपन से ही लगन थी इसको पढ़ाई की, बहुत बढ़िया टॉप करता था। जो पहले भी क्लास 10वीं में बहुत टॉप का था रिजल्ट। हाँ जी, बहुत बढ़िया पढ़ाई करते हैं, घर में भी पढ़ते हैं और टीचरों का भी साथ बहुत बढ़िया था इनको। जब भी हम पेरेंट्स मीटिंग में आते थे बहुत बढ़िया टीचर गाइड करते थे, भी बढ़िया पढ़ता है बच्चा। बढ़िया लगता है भी शुक्र परमात्मा। हाँ जी, अल्फाज ही नहीं है कुछ कहने सर। जी हाँ जी सर, पढ़ाई तो शुरू तो ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। वहीं अर्पणदीप के स्कूल के प्रिंसिपल चरणजीत कौर ने कहा कि आज अर्पणदीप ने पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर आकर कैथल जिला का नाम रोशन किया है। हमें अर्पणदीप सिंह पर बहुत गर्व है।
इस बच्चे को कभी भी इंडिसिप्लिन के लिए या किसी बात के लिए भी सिंगल टाइम भी टोका नहीं गया है। हमेशा जब भी अगर क्लास में भी गए हैं तो ये अपने पढ़ाई पे हमेशा इसने कंसंट्रेट किया है और टीचर्स भी हमेशा इसको अप्रिशिएट करते रहे हैं। जब भी पीटीएम में इसके पेरेंट्स आए हैं तो हमने हमेशा अप्रिशिएशन में ही कहा है कि आपका बच्चा बहुत सिंसियर है, बहुत बढ़िया पढ़ रहा है, आपके कोई सजेशन है तो आप बताइए। तो वो भी हमेशा सेटिस्फाइड होकर गए हैं कि नहीं, प्रॉपर क्लासेस लग रही हैं, सारे टीचर्स बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। तो उसी का आज रिजल्ट है कि बच्चे ने भी मेहनत की है, टीचर्स ने करवाई है और हमने सबने इसके लिए पूरे प्रयास किए हैं। तो आज परमात्मा की दया से बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।